मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्लासमेट एकेडमी पर। मैं हूं पंकज कुमार। आज का ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स टॉपिक्स पर। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 10 से 12 टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट आई होप आप सभी के लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली घटना ये रही। केंद्रीय रेल मंत्रालय अपनी स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच 4 के नवीनतम संस्करण की तैनाती को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, जिसके तहत इस साल 20,000 इंजनों में इसे लगाने के लिए निविदाएं जारी करने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कवच सिस्टम को लेकर कहा कि देश में एक सिस्टमैटिक तरीके से कवच सिस्टम का विकास चल रहा है। हर भौगोलिक स्थिति में कवच 4 के काम करने के लिए 17 जुलाई को काम पूरा किया गया है। रेलवे ने वर्तमान में 10,000 लोकोमोटिव में इसे लगाने का ऑर्डर दिया है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे बड़े स्तर पर कवच सिस्टम को लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही जिन रूट्स पर कवच को पहले से इंस्टॉल किया जा चुका है, उन्हें कवच 4 से अपग्रेड किया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि कवच 4 हर भौगोलिक स्थिति पर काम करने के लिए तैयार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने स्वदेशी तकनीक एवं संसाधनों से कवच का विकास किया है। इसके 4 वर्जन को इसी साल 17 जुलाई को पूरा किया गया है। यह जंगल, पहाड़ और पानी सभी तरह की भौगोलिक स्थितियों में प्रभावी तरीके से काम करने में सक्षम है। रेल मंत्री ने बताया कि ट्रेन हादसों के 3 बड़े कारण होते हैं: ट्रैक की खराबी, ड्राइवर की गलती एवं कभी-कभी ट्रैक पर कुछ आ जाने पर एक्सीडेंट का खतरा रहता है। कवच प्रणाली से ड्राइवर की गलतियों से होने वाले हादसों का खतरा पूरी तरह टल जाएगा। रेल मंत्री के अनुसार देश में अभी लगभग 20,000 रेल इंजन हैं। प्रत्येक वर्ष करीब 5,000 इंजनों पर कवच लगाया जाएगा। इस तरह 4 वर्ष में ही सभी लोकोमोटिव में कवच प्रणाली लगा दी जाएगी। दिल्ली मुंबई एवं दिल्ली हावड़ा रूट पर लगभग 3,000 किमी में कवच लगाने का काम जारी है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई के लगभग 3,300 किलोमीटर रूट समेत सभी स्वचालित सिग्नलों के लिए भी निविदाएं निकाली गई हैं। इसमें भी अक्टूबर से लगना शुरू हो जाएगा। 2 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके तुरंत बाद अन्य रूटों पर भी काम शुरू होगा। अगले कुछ वर्षों में ही पूरे रेल नेटवर्क पर कवच प्रणाली को तेजी से स्थापित करने में मदद मिलेगी। क्या है कवच सिस्टम? कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित ATP ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे रिसर्च डिजाइन एवं स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय उद्योग के सहयोग से विकसित किया गया है। कवच एक सुरक्षा स्तर 4 मानक की एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। कवच का उद्देश्य खतरे, लाल पर सिग्नल पार करने वाली ट्रेनों को सुरक्षा प्रदान करना और टकराव से बचना है। अगर ट्रेन रका चालक ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ऑटोमैटिक रूप से ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को ऑन करता है। कवच प्रणाली 2 लोकोमोटिव के बीच टकराव को रोकता है। आज की दूसरी घटना ये रही। हर घर तिरंगा अभियान का तीसरा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। इस पहल में पिछले 2 वर्षों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक भागीदारी देखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इस परंपरा को जारी रखने का आग्रह किया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अभियान की तिथियों की घोषणा की और भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाने में इसके महत्व पर जोर दिया। अभियान में लोगों को तिरंगा प्रदर्शित करने और इसके साथ सेल्फी साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिससे राष्ट्रव्यापी एकता की भावना में योगदान मिलता है। 2022 में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए इस अभियान में बड़े पैमाने पर भागीदारी हुई। अपने उद्घाटन वर्ष में 23 करोड़ से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 6 करोड़ सेल्फी शेयर की गईं। अगले वर्ष और भी अधिक भागीदारी देखी गई, जिसमें लगभग 10 करोड़ सेल्फी अपलोड की गईं। भारतीय रेलवे, भारतीय सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (कैफ) इस अभियान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं।
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उद्योग भागीदार भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं और स्वयं सहायता समूह बड़े पैमाने पर झंडे के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। संसद सदस्यों द्वारा आयोजित एक विशेष तिरंगा बाइक रैली 13 अगस्त को सुबह 8 बजे दिल्ली में होगी। प्रगति मैदान के भारत मंडपम से शुरू होकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में समाप्त होने वाली यह रैली इंडिया गेट से भी गुजरेगी। आज की तीसरी घटना ये रही। भारत की आजादी को याद करते हुए 15 अगस्त को हम हर साल स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साल हम कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं? भारत हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के कई वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया था। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और उसी साल हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अगर हम इस दिन से गिनती करें तो 1947 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी तरह 2024 में हम अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, जिसमें ब्रिटिश शासन से अपनी आजादी के लिए लड़ने वाले अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान किया जाएगा। भारत में 15 अगस्त को राष्ट्रीय गौरव दिखाने के लिए स्कूलों, दफ्तरों और सरकारी दफ्तरों में राष्ट्रव्यापी ध्वज फहराया जाता है। आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस माने रहे देश के लिए इस बार की थीम विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया तय की गई है। पिछले साल की थीम नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट थी। स्वतंत्रता दिवस के नजदीक आते ही पूरे देश में उत्साह का माहौल होता है। हर राज्य, हर शहर, हर गांव में इस दिन को लेकर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली के लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडारोहण करते हैं और पूरे देश को संबोधित करते हैं। इस मौके पर देश भर में तिरंगा फहराया जाता है, देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं और हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। स्वतंत्रता दिवस समारोह अपार उत्साह और देशभक्ति को दर्शाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक समावेशी और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए भारत के समर्पण की पुष्टि करता है। आजादी का अमृत महोत्सव पहल के तहत सरकार नागरिकों को हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से भारतीय ध्वज को घर लाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज की चौथी घटना ये रही। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने 55वें स्थापना दिवस पर 15 अगस्त 2024 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 8 प्रक्षेपित करेगा। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को भारत सरकार की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी के रूप में किया गया था। EOS-8 उपग्रह को इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। यहाँ D का अर्थ विकासात्मक है। उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC से प्रक्षेपित किया जाएगा। EOS-8 एक रिमोट सेंसिंग माइक्रो सैटेलाइट है जिसका द्रव्यमान लगभग 175.5 किलोग्राम है। इसे 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट LEO में स्थापित किया जाएगा। उपग्रह का जीवन लगभग 1 वर्ष होगा। इस उपग्रह में उपग्रह आधारित आपदा निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आग का पता लगाने, औद्योगिक और बिजली संयंत्र आपदा निगरानी, ज्वालामुखी गतिविधि अवलोकन जैसे अनुप्रयोगों के लिए मिडवेव और लॉन्गवेव इंफ्रारेड बैंड में दिन और रात दोनों के दौरान छवियों को लेने की क्षमता है। उपग्रह समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण, मिट्टी की नमी का आकलन, हिमालय क्षेत्र पर क्रायोस्फीयर अध्ययन, बाढ़ का पता लगाने और अंतर्देशीय जल निकाय का पता लगाने में मदद करेगा। EOS-8 मिशन का मुख्य उद्देश्य एक सूक्ष्म उपग्रह की रूपरेखा बनाकर इसे तैयार करना है। इसके अलावा इस मिशन उद्देश्य सूक्ष्म उपग्रह बस के साथ मेल खाने वाले पेलोड बनाना और भविष्य में संचालित होने वाले उपग्रह कार्यक्रमों के लिए नई तकनीक को तैयार करना है। EOS-8 को सूक्ष्म उपग्रह बस IMS-1 पर तैयार किया गया है और इनमें 3 पेलोड रखे गए हैं। पहला पेलोड को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड IOIR पेलोड है, जबकि दूसरा वैश्विक मार्गदर्शन उपग्रह प्रणाली परावर्तक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री GNSS-R पेलोड है। तीसरे पेलोड को SIC UV डोसीमीटर नाम दिया गया है।
IOIR पेलोड को तस्वीरें खींचने के लिए तैयार किया गया है। यह पेलोड लंबी और मध्यम इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य में दिन और रात के समय तस्वीरें खींच सकता है। इसके अलावा GNSSR पेलोड समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण करने, मिट्टी की नमी का आकलन करने और बाढ़ का पता लगाने का काम करेगा। वहीं SIC UV डोसीमीटर गगनयान मिशन में पराबैंगनी विकिरण की निगरानी करेगा। आज की 5वीं घटना ये रही। भारतीय महिला राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीम ने फाइनल में मेजबान नेपाल को 3-2 सेटों से हराकर चौथी कावा मध्य एशियाई वॉलीबॉल एसोसिएशन महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जीत ली है। फाइनल 7 अगस्त 2024 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित दशरथ स्टेडियम में खेला गया था। यह भारतीय महिलाओं के लिए दूसरा कावा खिताब था। 5 देशों भारत, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और ईरान की महिला राष्ट्रीय टीमों ने सप्ताह भर चलने वाले कावा महिला राष्ट्र लीग टूर्नामेंट में भाग लिया। लीग चरण में भारत ने नेपाल से 7 खेले गए मैच को छोड़कर अपने सभी मैच जीते। लीग चरण में भारत के खिलाफ नेपाली महिला वॉलीबॉल टीम की जीत भारत के खिलाफ उनकी पहली जीत थी। सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को और नेपाल ने ईरान को हराया। फाइनल में भारतीय टीम ने अपनी पिछली हार का बदला लेते हुए घरेलू टीम का समर्थन करने वाले खचाखच भरे स्टेडियम के सामने नेपाली टीम को 23-25, 25-14, 22-25, 25-21, 15-5 से हराया। तीसरे स्थान के प्लेऑफ में ईरान ने श्रीलंका को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया। कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग के चौथे संस्करण में मालदीव 5वें स्थान पर था। स्वर्ण पदक विजेता भारत, रजत पदक नेपाल, उपविजेता ASN रजत पदक, कांस्य पदक ईरान। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी, भारत की शालिनी को प्रतियोगिता की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी घोषित किया गया। यह जीत भारत के दूसरे कावा खिताब को दर्शाती है, जिसने मध्य एशियाई क्षेत्र में वॉलीबॉल की महाशक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया है। यह जीत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि मेजबान देश नेपाल ने कड़ी प्रतिस्पर्धा पेश की है, जिसने पहले लीग चरण में भारत को हराया था। आज की छठी घटना ये रही। विश्व भर में 9 अगस्त को नागासाकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए एक भयानक परमाणु हमले की याद दिलाता है, जिसने मानवता को सदैव के लिए बदल दिया। यह पवित्र दिन परमाणु युद्ध की भयावहता और विश्व स्तर पर शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नागासाकी शहर पर हुए विनाशकारी परमाणु बमबारी की याद में हर साल 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस मनाया जाता है। विश्व नागासाकी दिवस परमाणु युद्ध के विनाशकारी परिणामों की मार्मिक याद दिलाने के रूप में इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह परमाणु खतरों को खत्म करने और वैश्विक शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। विश्व नागासाकी दिवस अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि यह परमाणु हथियारों की विनाशकारी मानवीय लागत की याद दिलाता है। यह राष्ट्रों को पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में काम करने और भविष्य में ऐसे विनाशकारी हथियारों के उपयोग को रोकने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह दिन जीवित बचे लोगों, जिन्हें हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, के लचीलेपन और ताकत का भी सम्मान करता है, जिन्होंने भारी पीड़ा सहन की है और परमाणु खतरों से मुक्त दुनिया की वकालत करना जारी रखा है। विश्व नागासाकी दिवस का इतिहास 9 अगस्त 1945 से जुड़ा है, जब हिरोशिमा पर पहली परमाणु बमबारी के ठीक 3 दिन बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने नागासाकी शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिराया था। बम विस्फोटों के कारण अद्वितीय विनाश हुआ, जीवन की हानि हुई और जीवित बचे लोगों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक परिणाम हुए। इस भयानक हमले में लाखों निर्दोष लोगों की जानें गईं और शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। यह घटना मानव इतिहास में एक काला अध्याय है। आज की 7वीं घटना ये रही। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी, ट्राइबल लोगों की संस्कृति, सभ्यता, उनकी उपलब्धियों और समाज और पर्यावरण में उनके योगदान की सराहना करने का दिन है। आदिवासी लोगों की पर्यावरण के संरक्षण में विशेष भूमिका देखी गई है। जितनी पर्यावरण को इन लोगों की जरूरत है, उतनी ही इन लोगों को पर्यावरण की जरूरत है, इसीलिए इनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए भी इस दिन को मनाया जाता है। हर साल
संयुक्त राष्ट्र दुनिया के आदिवासी लोगों से संबंधित एक विशेष मुद्दे को उजागर करने के लिए एक विषय का चयन करता है। 2024 अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का विषय स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा है। स्वदेशी और आदिवासी लोग विश्व के तकरीबन 70 देशों में रहते हैं। इन लोगों की अपनी अलग संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने रिवाज और अपनी अलग दुनिया है जिसमें वे अपने संसाधन पर्यावरण से लेते हैं। सिर्फ भारत की ही बात करें तो भारत में लगभग 10 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं। ये संख्या देश की आबादी का लगभग 8% है। भारत के आदिवासी अत्यधिक मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों के महत्व को उजागर करने के लिए ही इस दिन को मनाने की शुरुआत इसीलिए की गई क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की यह कोशिश है कि आदिवासी लोगों के जंगलों को, उनके घर को उनसे ना छीना जाए, उनके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इस साल विश्व स्वदेशी दिवस पर स्वदेशी लोगों के स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के महत्व पर जोर दिया जा रहा है। इस दिन को मनाने की शुरुआत साल 1994 में हुई थी। दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र ने यह निर्णय लिया था कि विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 अगस्त के दिन से मनाया जाएगा। इस दिन की आवश्यकता को देखते हुए इसे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था और प्रस्ताव पारित हुआ था। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त 1995 को मनाया गया था। आज की 8वीं घटना ये रही। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। उन्होंने ओलंपिक स्वर्ण पदक को जीतने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वह इसे हासिल करने में असफल रहे और 89.45 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ उनके हाथ रजत पदक आया। नीरज का इस सत्र का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसी के साथ नीरज आजादी के बाद एथलेटिक्स में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वह पेरिस में टोक्यो का प्रदर्शन नहीं दोहरा सके। पाकिस्तान के नदीम ने अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का रिकॉर्ड थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पाकिस्तान का 1992 बार्सिलोना ओलंपिक के बाद यह पहला ओलंपिक पदक है। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स 88.54 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाते हुए अपने दूसरे प्रयास में 92.97 मीटर का थ्रो फेंका और शीर्ष पर पहुंच गए। नदीम का यह थ्रो ओलंपिक में फेंका गया अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो है। इससे पहले ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो 90.57 मीटर का था। यह रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास थोरकिल्डसन के नाम था। एंड्रियास ने 2008 में बीजिंग खेलों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था, लेकिन नदीम ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नीरज चोपड़ा भले ही स्वर्ण पदक का सफलतापूर्वक बचाव नहीं कर सके, लेकिन वह ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज से पहले पहलवान सुशील कुमार, बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और निशानेबाज मनु भाकर ही यह उपलब्धि अपने नाम कर सके हैं। सुशील कुमार ने 2008 में कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक में 66 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में 2016 रियो ओलंपिक में रजत और टोक्यो 2020 में कांस्य पदक अपने नाम किया था। महिला निशानेबाज मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ही व्यक्तिगत और मिश्रित स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आज की 9वीं घटना ये रही। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूपीआई उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक ने यूपीआई के जरिए कर भुगतान करने की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस बार भी रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 3 दिवसीय द्विमासिक बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीआई अपनी सहज सुविधाओं से भुगतान का सबसे पसंदीदा तरीका बन गया है। उन्होंने कहा कि एमपीसी ने यूपीआई के जरिए भुगतान की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। फिलहाल यूपीआई के लिए कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए है। एमपीसी बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस को संबोधित करते हुए शक्तिकांत दास ने कहा कि विभिन्न उपयोग मामलों के आधार पर रिजर्व बैंक ने पूंजी बाजार, आईपीओ अभिदान, ऋण संग्रह, बीमा,
चिकित्सकीय और शैक्षिक सेवाओं आदि जैसी कुछ श्रेणियों के लिए सीमाओं की समीक्षा की है और उन्हें बढ़ाया है। दास ने मौद्रिक नीति समिति के फैसलों को बताते हुए कहा कि चेक क्लियरेंस सिर्फ कुछ घंटों में करने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है। आरबीआई गवर्नर ने दास कहा कि चूंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान सामान्य, नियमित तथा उच्च मूल्य के हैं, इसलिए यूपीआई के जरिए कर भुगतान की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख प्रति लेनदेन करने का निर्णय एमपीसी की बैठक में लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बताया कि अधिकृत कंपनियों की जांच के लिए डिजिटल ऋण देने वाले ऐप के सार्वजनिक तौर पर आंकड़े तैयार करने का भी प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि आरबीआई के अनुसार यूपीआई का उपयोगकर्ता आधार 42.4 करोड़ पर पहुंच गया है। यूपीआई में डेलीगेटेड पेमेंट्स शुरू करने के प्रस्ताव से देश भर में डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है। आज की 10वीं घटना ये रही। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ सीपीआईएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य का 8 अगस्त को कोलकाता के पाम एवेन्यू स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। बुद्धदेव पिछले कुछ सालों से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज से पीड़ित थे और उनकी उम्र 80 साल थी। उनके परिवार में पत्नी मीरा और बेटी सुचेतना है। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के पूर्व छात्र श्री भट्टाचार्य राजनीति में पूर्णकालिक रूप से शामिल होने से पहले एक स्कूल शिक्षक थे। विधायक और राज्य मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद उन्हें 2000 में श्री बसु के पद छोड़ने से पहले उपमुख्यमंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2001 और 2006 में सीपीएम को विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई। बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सादगी भरी जीवनशैली के लिए जाने जाते थे। श्री भट्टाचार्य ने पाम एवेन्यू के 2 बेडरूम वाले फ्लैट में अंतिम सांस ली, जहां से वे कभी राज्य का शासन चलाते थे। उनकी इच्छा के अनुसार उनके अंगों को चिकित्सा अनुसंधान के लिए दान कर दिया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर को उनके अनुयायियों के सम्मान के लिए सीपीएम मुख्यालय में रखा जाएगा और कल उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। वर्ष 2000 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, जब देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे ज्योति बसु ने स्वास्थ्य कारणों से पद छोड़ दिया। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2001 और 2006 में विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चे को लगातार जीत दिलाई। श्री भट्टाचार्य के कार्यकाल में वाम मोर्चा सरकार ने ज्योति बसु शासन की तुलना में व्यापार के प्रति अपेक्षाकृत खुली नीति अपनाई। विडंबना यह है कि औद्योगिकरण से संबंधित इसी नीति और भूमि अधिग्रहण ने 2011 के चुनाव में वामपंथियों की करारी हार का मार्ग प्रशस्त किया। वामपंथियों के बीच उन्हें सुधारवादी के रूप में जाना जाता था, खास तौर पर राज्य में औद्योगिकरण लाने की कोशिश के लिए। सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट की स्थापना और नंदीग्राम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की योजना बनाने के पीछे उनका ही हाथ था और उनके शासन के दौरान ही बंगाल में आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं के क्षेत्रों में निवेश हुआ। आज की 11वीं घटना ये रही। केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित सिंह नेगी को प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया है। उत्तराखंड कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी श्री नेगी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग में संयुक्त सचिव हैं। प्रमुख नियुक्तियां। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अमित सिंह नेगी को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय एसएफआईओ समीर अश्विन वकील को निदेशक नियुक्त किया गया। भारतीय चुनाव आयोग मनीष गर्ग, संजय कुमार और अजीत कुमार को उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी मनीषा सक्सेना को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। मुग्धा सिन्हा महानिदेशक पर्यटन का पदभार संभालेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय आशुतोष अग्निहोत्री और नीरज कुमार बंसोड़ को क्रमशः अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अजय भादु को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अमनदीप गर्ग को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम अशोक कुमार सिंह को महानिदेशक नियुक्त किया गया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग वात्सल्य सक्सेना को सीईओ नियुक्त किया गया। नीति आयोग निधि छिब्बर को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय टीके अनिल कुमार को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। कैरलिन खुंगवार देशमुख को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय
रविंद्र कुमार अग्रवाल को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, पुनीत अग्रवाल को अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया। दूरसंचार विभाग, एन गुलजार को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, आशीष चटर्जी को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, पुनीत यादव को अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया। कैबिनेट सचिवालय, नीला मोहनन को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। रक्षा विभाग, पवन कुमार शर्मा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों का विभाग, आलोक तिवारी को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। सैन्य मामलों का विभाग, कुमार रविकांत सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग, नेजी नंद कुमारम को सीईओ नियुक्त किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, लता गणपति और निखिल गजराज को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। वी किरण गोपाल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। क्षमता निर्माण आयोग, वी ललित लक्ष्मी को कर्मयोगी भारत के सीईओ के अतिरिक्त प्रभार के साथ सचिव नियुक्त किया गया। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, सुनील कुमार को अतिरिक्त महापंजीयक नियुक्त किया गया। जनगणना कार्य, पी बाला किरण, पूजा पांडे और शीतल वर्मा को क्रमशः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय तथा उत्तर प्रदेश में निदेशक नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विभाग, विनोद शेषन को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। राजस्व विभाग, नवल किशोर राम को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। आज की 12वीं घटना ये रही। भारतीय सेना ने लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार किया है, जो उच्च ऊंचाई वाले युद्ध और अभियानों पर केंद्रित है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा के नजदीक इस क्षेत्र में सेना की तत्परता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्वत प्रहार, पहाड़ी हमला अभ्यास में पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ इलाकों पर जोर दिया जाता है, जैसे कि पूर्वी लद्दाख जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक पखवाड़े से अधिक समय तक चलने वाले इस अभ्यास में सैनिकों को ऐसे इलाकों की अनूठी चुनौतियों में प्रशिक्षित करने के लिए वास्तविक दुनिया के युद्ध परिदृश्यों का अनुकरण करना शामिल है। इस अभ्यास में सेना की विभिन्न शाखाएं भाग ले रही हैं, जिनमें पैदल सेना, बख्तरबंद, तोपखाना और सहायक इकाइयां शामिल हैं। विभिन्न प्रकार के टैंक, के-9 वज्र सहित तोपें, वायु रक्षा प्रणालियां, यूएवी और सेना की अन्य विमानन संपत्तियां अपनी संचालन क्षमता और युद्ध की तैयारियों का प्रदर्शन कर रही हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ इस संवेदनशील क्षेत्र में संचालन के लिए जिम्मेदार उत्तरी कमान की माउंटेन स्ट्राइक कोर इस अभ्यास में शामिल है। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति और चीन से इसकी निकटता पर्वत प्रहार को एक महत्वपूर्ण अभ्यास बनाती है। गलवान झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच 4 साल से ज्यादा समय से सैन्य गतिरोध जारी है, जिसमें सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर कई दौर की बातचीत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में विफल रही है। 2020 से भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में 500 से ज्यादा टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन तैनात किए हैं और तेजी से बुनियादी ढांचा विकसित किया है। इसके अलावा भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी तैनाती का मुकाबला करने के लिए 50,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया है, जिसका उद्देश्य चीन द्वारा यथास्थिति को बदलने के किसी भी और प्रयास को रोकना है। भारत और चीन ने हाल ही में भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र WMCC की बैठक संपन्न की है। आज की 13वीं घटना ये रही। शोभना रानाडे का 99 वर्ष की आयु में पुणे में निधन भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के एक युग का अंत है। प्रसिद्ध गांधीवादी और पद्म भूषण से सम्मानित रानाडे ने अपना जीवन वंचितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और भारत के सामाजिक परिदृश्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। 18 साल की उम्र में शोभना रानाडे को महात्मा गांधी से मिलने का अनुभव हुआ, जो उनके जीवन को बदल देने वाला था। इस मुलाकात ने गांधीवादी सिद्धांतों और समाज सेवा के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता की दिशा तय की। रानाडे का जीवन सादगी, करुणा और सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पण के मूल गांधीवादी मूल्यों का उदाहरण था। सामाजिक कार्य के प्रति उनका दृष्टिकोण हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के गांधी के दर्शन में गहराई से निहित था। रानाडे का काम मुख्य रूप से भारत के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने पर केंद्रित था। उनकी पहल का उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा, कौशल और अवसर प्रदान करना था जिन्हें अक्सर मुख्यधारा के समाज द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है।
इतिहासकार पांडुरंग बालकावड़े द्वारा साझा किया गया एक किस्सा रानाडे के चरित्र को दर्शाता है। 13 साल की उम्र में बलकावड़े साइकिल से आगा खान पैलेस गांधी स्मारक तक गए, लेकिन 25 पैसे का प्रवेश शुल्क वहन नहीं कर सके। रानाडे, जो संयोग से वहां से गुजरी थीं, ने उनके टिकट का भुगतान किया, क्योंकि वे ऐतिहासिक स्थल पर जाने के उनके प्रयास से प्रभावित थीं। बाद में उन्होंने उनसे इस बारे में चर्चा की कि उन्होंने क्या सीखा था और महान गांधीवादियों का सम्मान करने के महत्व पर जोर दिया। रानाडे को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में याद किया जाता है, खासकर सामाजिक कार्य के संस्थानों के निर्माण में उनकी भूमिका के लिए। सामाजिक सुधार के प्रति उनका दृष्टिकोण समग्र था, जिसमें सामुदायिक विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाता था। 2011 में रानाडे को सामाजिक कार्यों के प्रति उनके आजीवन समर्पण को मान्यता देते हुए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज की आखिरी घटना ये रही। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की लोरन घाटी में श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ की 10 दिवसीय तीर्थयात्रा 8 अगस्त से शुरू हुई और इस महीने की 19 तारीख को सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन के साथ समाप्त होगी। तीर्थयात्रियों की आमद को देखते हुए इस यात्रा में कड़ी सुरक्षा और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्रा 8 अगस्त से शुरू हुई है और 19 अगस्त को समाप्त होगी। यह यात्रा बाबा बुढ़ा अमरनाथ के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है, जो कश्मीर के अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा का पूरक है। पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश से लगभग 700 श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर जम्मू से 290 किलोमीटर दूर पुंछ जिले के मंडी क्षेत्र में पुलस्ती नदी के किनारे समुद्र तल से 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।